हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिबरलिज्म की सेकेंड स्ट्रैंड दैट इज़ मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में। हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ क्लासिकल लिबरलिज्म में कि मॉडर्न लिबरलिज्म को इमर्ज होना पड़ा। मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म से किस तरीके से अलग था और कौन कौन से थिंकर्स हैं जो मॉडर्न लिबरलिज्म से एसोसिएटेड हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से जब क्लासिकल लिबरलिज्म इमर्ज हो रहा था तो वो एक ऐसे स्टेट को सपोर्ट करता था जो कि नॉन इंटरफेयरिंग स्टेट था, एक मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करता था और चाहता था कि स्टेट का कोई इंटरवेंशन ना हो मार्केट में, मार्केट इकोनॉमी में कोई भी इंटरवेंशन नहीं चाहता था। जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वो मार्केट में कोई भी इंटरवेंशन नहीं चाहता था स्टेट का। उसकी वजह से क्या हुआ है, कैपिटलिज्म की ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है एंड रैपिड ग्रोथ हुई है सोसाइटी में। रैपिड ग्रोथ की वजह से हम ये देखते हैं कि लोगों की कंडीशन बेटर हुई है, लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ लोगों की कंडीशंस जो वर्कर क्लास थी, और हम ये देखते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से जो उसके ओनर्स थे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो जिनके पास रिसोर्सेज थे, जो ओनर्स थे वो तो रिच हो गए थे। बाकी जो अलग सोसाइटी थी, जो वर्कर सोसाइटी थी, वो पुअर कंडीशंस में चली गई थी। जो वर्कर्स थे वो बहुत ही पुअर कंडीशन में थे, पॉवर्टी में रह रहे थे, उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने डेफिनेटली ग्रोथ की है, डेवलपमेंट की तरफ ले गए थे, लेकिन उससे पॉवर्टी भी बढ़ी है, पुअर लिविंग कंडीशंस हो गई थी और इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी वर्किंग क्लास में। देयर वर टू एक्सट्रीम्स इन द सोसाइटी। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई थी सोसाइटी में, जिसकी वजह से जो क्लासिकल लिबरलिज्म की थ्योरी थी कि स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा और उसको गलत देखा जाने लगा, क्योंकि अब जो कंडीशन थी सोसाइटी में, ऐसा माना जा रहा था कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। जो वेल्थ गैप क्रिएट हुआ था, कुछ लोग इतने अमीर हो गए थे और वहीं पर कुछ और वो बहुत ही आलीशान घरों में अपने बड़े हर चीज़ की फैसिलिटी थी उनके पास, ऐसी सिचुएशंस में रहते थे। वहीं दूसरी तरफ लोग स्लम्स में रह रहे हैं, पॉवर्टी और बीमारियों में जी रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वर्किंग क्लास को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, उनको लो पे पर, उनको लो वेज दी जा रही थी और उसमें वो सस्टेन कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि अगर वो लो पे नहीं लेते हैं तो उनको पेमेंट मिलेगी ही नहीं, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी बचती ही नहीं है। उनको लो पे में, लो वेज में भी काम करना पड़ रहा था। एंड ऑल्सो क्लासिकल लिबरलिज्म के पास इन सोशल प्रॉब्लम्स का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हमने देखा है इकोनॉमिक लिबरलिज्म में एडम स्मिथ ने कहा है कि मार्केट जो है वो अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेता है और सोसाइटी को बैलेंस रखता है, लेकिन जो सोसाइटी थी वो बैलेंस नहीं रही थी बल्कि एक्सट्रीम्स में चली गई थी। इसके रिप्लाई में इस सोसाइटी की इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए इमर्ज हुआ है मॉडर्न लिबरलिज्म, जो ये कहता है कि स्टेट इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी है। हमने क्लासिकल लिबरलिज्म में देखा था कि वो स्टेट के जो इंटरवेंशन है उसको बिल्कुल मना कर देते हैं, वहीं पर मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो स्टेट इंटरफेरेंस की बात करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करता है और जहाँ पर मिनिमल स्टेट है वो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से मॉडर्न लिबरलिज्म की इमर्जेंस होती। मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो सपोर्ट करता है एक एक्टिव और इंटरवेंशन स्टेट को। वो एक ऐसे स्टेट की डिमांड करते हैं जो इंटरवीन करे सोसाइटी में, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, उनको रिमूव करने में, जो इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो रही हैं उनको रिमूव करने में, उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा, ऐसे स्टेट की डिमांड करते हैं। और वो की आइडियाज़ देते हैं, जो कि 4 की आइडियाज़ हैं जो मॉडर्न लिबरलिज्म को डिफ़ाइन करते हैं। दैट इज़ इंडिविजुअलिटी, पॉजिटिव फ्रीडम, सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट बाय द स्टेट। अब हम देखते हैं इन डिटेल कि ये जो पिलर्स हैं, की आइडियाज़ हैं मॉडर्न लिबरलिज्म की, वो क्या कहते हैं। द फर्स्ट पिलर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म है वो है इंडिविजुअलिटी, और ये देखते हैं हम जे.एस. मिल की थ्योरीज़ में। जे.एस. मिल ने इस आइडिया को दिया है और वो इंडिविजुअलिटी में बताते हैं कि इंडिविजुअलिटी सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना नहीं है, बल्कि सेल्फ फुलफिलमेंट है, जो कि पूरा होता है अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी यूनिक आइडेंटिटीज़ को अचीव करने से, उनको डेवलप करने से। जे.एस. मिल जो है वो एक लिंक है बिटवीन द मॉडर्न लिबरलिज्म एंड द क्लासिकल लिबरलिज्म। इनको हाइफन कहा जाता है, जो जोड़ता है टी.एच. ग्रीन को और जो क्लासिकल थिंकर्स हैं। दैट इज़ टी.एच. ग्रीन जो हैं वो हमारे मॉडर्न थिंकर हैं मॉडर्न लिबरलिज्म के, एंड द क्लासिकल थिंकर्स। ये ब्रिज हैं जो गैप को फिल करते हैं बिटवीन द ट्रांजिशनिंग ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म टू मॉडर्न लिबरलिज्म। और वो यहाँ पर इंडिविजुअलिटी के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि हमने क्लासिकल लिबरलिज्म में देखा था कि इंडिविजुअल जो है उसका बस एक काम है, टू सीक प्लेजर। जैसा कि जेरेमी बेंथम ने कहा था कि इंडिविजुअल का सिर्फ एक काम है, दैट इज़ टू सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन।
जेएस मिल इसको नकारते हैं और कहते हैं कि इंसान का काम सिर्फ ये नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं है कि वो खुशी नहीं चाहता है, लेकिन इंसान जो है वो डिफरेंट प्लेजर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। हायर प्लेजर्स एंड लोअर प्लेजर की बात करते हैं और वो बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्लेजर डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ प्लेजर भी मैटर करती है। और वो प्रमोट करते हैं एक डेवलपमेंटल आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जो कि सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने में नहीं बल्कि अपने पोटेंशियल को रीच करने में, अपनी पर्सनल ग्रोथ को, अपनी डेवलपमेंट की तरफ भी वर्क करता है। वो ये कहते हैं कि फ्रीडम इसलिए ज़रूरी नहीं था कि हम जो चाहें वो करें, बल्कि इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने टैलेंट्स, स्किल्स और नॉलेज को डेवलप कर सकें। इसी को कहते हैं डेवलपमेंटल इंडिविजुअलिज्म, जो कि मिल ने इस आइडिया को प्रोपाउंड किया था। मिल जो है वो बिलीव करते हैं लिबर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करती है हमारे स्किल्स, नॉलेज एंड कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए एंड हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और इसी को उन्होंने डेवलपमेंटल इंडिविजुअलिज्म कहा है। मिल फर्दर बताते हैं कि प्लेजर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम हायर और लोअर प्लेजर्स की बात करते हैं, जिसमें लोअर प्लेजर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो फिजिकल नीड्स हैं, उनको जो हम पूरा करते हैं वो हमारे लोअर प्लेजर्स होते हैं। और हायर प्लेजर्स जो होते हैं जब हम अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में, इंटेलेक्चुअल एक्शंस में जुड़ते हैं, तो वो हमारा हायर प्लेजर होता है। और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड दैन अ फूल सेटिस्फाइड। और वो स्ट्रिक्ट लेजिस्फेयर से मूव करके बात करते हैं लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन की। वो एक स्टेट इंटरफेरेंस की बात करते हैं, ना कि लेजिस्फेयर की, जहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस मना होता है। और वो ये बताते हैं कि कुछ ऑप्शनल एरियाज़ हैं जहाँ पर स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए ताकि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल सके। उन्होंने कहा कि बड़े लैंडलॉर्ड से ज़मीन लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है और वो किसी और को लैंड नहीं मिल पा रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होना चाहिए ताकि जो लैंडलेस लेबर्स है, लैंडलेस पेजेंट्स हैं, उनको भी लैंड मिल सके एंड दे कैन ग्रो टू, उनको भी डेवलपमेंट का राइट होना चाहिए। वो इनहेरिटेंस को रिजेक्ट करते थे और कहते थे कि ये जो पासिंग ऑन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके हार्ड वर्क से नहीं मिली है आपको, उसको नहीं प्रमोट करते थे। और बात करते थे कि हार्ड वर्क से अगर आप प्रॉपर्टी को बना रहे हैं दैट इज़ राइट, लेकिन उसमें भी उतनी ही प्रॉपर्टी बनानी चाहिए जिससे किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और वो वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करने की बात करते हैं, दैट इज़ वर्कर्स के वेलफेयर की बात करते हैं। और वो यहाँ तक कि वर्कर्स के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वर्कर्स को जो मैनेजमेंट की वर्किंग है उसमें अपना योगदान देना चाहिए, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और वर्कर यूनियंस और ट्रेड यूनियंस जो बने थे उनको वो सपोर्ट करते थे और कहते थे कि इससे जो है वो एक चेक एंड बैलेंस बना रहेगा और मोनोपोलीज नहीं होंगी, और जब ऐसा होगा तो सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वर्कर्स का वो कम हो जाएगा। और वो फर्दर सपोर्ट करते हैं चाइल्ड वर्कर्स को, ट्रेड यूनियंस को, और प्रॉफिट शेयरिंग की बात करते हैं एंड इवन वर्कर वेलफेयर की। सो यहाँ पर वो इंडिविजुअलिटी में बताते हैं, डेवलपमेंटल इंडिविजुअल की बात करते हैं और कहते हैं कि इंडिविजुअल का काम सिर्फ अपने डिज़ायर्स को पूरा करना नहीं है बल्कि अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, अपने पोटेंशियल और स्किल्स को ग्रो करना भी है। वो बात करते हैं वर्कर्स यूनियन की, ट्रेड यूनियंस को सपोर्ट करते हैं और वो बताते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और मैनेजमेंट में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि मोनोपोलीज कंट्रोल हो सकें, मोनोपोलीज ना रहें और एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके वर्कर्स का। दिस वाज हिज आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव फ्रीडम का, जो कि प्रपोज किया है टी.एच. ग्रीन ने। इसको इंट्रोड्यूस किया है टी.एच. ग्रीन ने अपनी थ्योरी में, जहाँ पर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म को फॉर टू मच फोकस ऑन प्रॉफिट। वो कैपिटलिज्म की बात जो हमने क्लासिकल लिबरलिज्म में देखी थी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और बताते हैं कि ये जो इतना ज़्यादा हमने फोकस किया है प्रॉफिट पे, उसकी वजह से सोसाइटी में इतनी एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज़। टी.एच. ग्रीन का मानना ये था कि कुछ लोगों की इकोनॉमिक आज़ादी जो है वो बाकी लोगों की जो लाइफ है उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्कर का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और वो ये कहते हैं कि मार्केट प्लेस में चॉइस होना असली फ्रीडम नहीं है। अगर आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप किसी चीज़ को चूज़ कर सको तो वहाँ पर चॉइस का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि एक्सप्लॉयटेशन कभी भी फ्रीडम नहीं हो सकता है क्योंकि इन चॉइसेस को पेश करने के लिए आप वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। सो वो ये कहते हैं कि अगर वर्कर्स से एक्सप्लॉयटेशन से चॉइस आ रही है और वो आपको फ्रीडम लग रहा है तो वो एक्चुअल फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो फ्रीडम लाने के लिए किसी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। वो इकोनॉमिक फ्रीडम जहाँ पर किसी का हार्म हो रहा है वो फ्रीडम नहीं है, और जहाँ पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है टू पुट अ चॉइस, वो फ्रीडम नहीं मानते थे।
और वो ये कहते थे कि मार्केट में फ्रीडम होना ही काफ़ी नहीं है, एक इंडिविजुअल के लिए सिर्फ मार्केट फ्रीडम जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको रियल इंडिविजुअल फ्रीडम दिया जाना चाहिए, जो कि आता है पॉजिटिव फ्रीडम से। हमने देखा है कि क्लासिकल थिंकर्स कहते थे कि इंडिविजुअल जो है वो इगोइस्टिक होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। ग्रीन ने इससे डिसएग्री किया है और वो सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर एक न्यू व्यू देते हैं, दैट इज़ ऑफ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म क्या है कि जब हम किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी और का वेलफेयर करने के बारे में सोचते हैं, तो वो अल्ट्रुइज्म होता है। सो टी.एच. ग्रीन का ये कहना है कि लोगों के अंदर सिंपैथी भी होती है, वो लोगों के दुख से परेशान भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और उनका एक पॉजिटिव व्यू था ह्यूमन नेचर को लेकर। हमने देखा था कि क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो एक पेसिमिस्टिक व्यू रखते थे रिगार्डिंग ह्यूमन नेचर, वेयर एज जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो ह्यूमन नेचर का एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं। एंड इस ऑप्टिमिस्टिक व्यू में वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को डेफिनेटली आगे रखते हैं, लेकिन वो लोगों से सिंपैथाइज भी करते हैं, उनके दुख को समझते भी हैं, और वो एल्ट्रुइज्म भी करते हैं। एल्ट्रुइज्म में भी मानते हैं जहाँ पर वो लोगों के वेलफेयर के लिए भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। एंड वो कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो कनेक्टेड है एक सोसाइटी से, जिससे उनके अंदर एम्पैथी है और म्यूचुअल केयर है, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम की। और पॉजिटिव फ्रीडम से मतलब है कि जहाँ पर उनके टैलेंट्स को, इंडिविजुअल के टैलेंट्स को, उनकी स्किल्स को, उनकी फ्रीडम को डेवलप करने में स्टेट जो है वो हेल्प कर रहा है, ना कि हम जैसे कि हमने नेगेटिव फ्रीडम में देखा था, स्टेट जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो नेगेटिव फ्रीडम था। बट पॉजिटिव फ्रीडम में वो बात करते हैं कि जो स्टेट है वो आपको सपोर्ट कर रहा है आपके गोल्स को अचीव करने में, आपको हेल्प कर रहा है उसको अचीव करने में, वो होता है पॉजिटिव फ्रीडम। पॉजिटिव फ्रीडम होता है एबिलिटी टू रियलाइज़ योर फ्रीडम। जब स्टेट आपको हेल्प करता है इन रियलाइजिंग योर फ्रीडम, तो वो होता है आपका पॉजिटिव फ्रीडम। टी.एच. ग्रीन का मानना ये था कि फ्रीडम जो है वो हिंडर हो सकता है बाय पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी। सिर्फ लॉ से फ्रीडम हिंडर नहीं होता है। अगर किसी इंसान के पास आपने मार्केट में बहुत चॉइसेस दे रखी हैं, आपने सारी फैसिलिटीज़ मार्केट में, आपके एक स्टेट में एजुकेशन भी है, हेल्थ केयर भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो उन फैसिलिटीज़ से पहुंच सके, उस चीज़ को यूज़ कर सके, तो वो उसको फ्रीडम नहीं मिली है, वो उसका फ्रीडम जो है वो लिमिट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटीज़ विच इज़ क्रिएटेड बाय अ सिस्टम दैट इज़ सपोर्टेड बाय द स्टेट। कैपिटलिज्म जो है वो स्टेट जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो उस सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करके इनइक्वालिटीज़ को बढ़ा रहा है। सो जहाँ पर ऐसे सिस्टम में जहाँ पर इतनी इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो गई हैं और इंडिविजुअल जो है वो अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो लिमिटेड है बाय पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी, सो ऐसी सिचुएशन में स्टेट का काम ये बनता है कि वो उनको हेल्प करे टू अचीव दैट फ्रीडम बाय रिमूविंग दोज हिंड्रेंसेस। वो टी.एच. ग्रीन कहते थे कि स्टेट का काम है हिंडरिंग द हिंड्रेंसेस, दैट इज़ जो हिंड्रेंसेस हैं उनको हटाना ही स्टेट का काम है। वो एक इनेबलिंग स्टेट की बात करते हैं, एक ऐसा स्टेट जो हेल्प कर रहा है आपको आपके पोटेंशियल को रीच करने में, ऐसे स्टेट की बात करते हैं, दैट इज़ द इनेबलिंग स्टेट। क्लासिकल लिबरल्स कहते थे कि स्टेट इज़ अ नेसेसरी ईवल, वहीं ग्रीन ने कहा है कि स्टेट इज़ अ फोर्स फॉर गुड, दैट इज़ स्टेट जो है वो हेल्प कर रहा है आपको गुड अचीव करने में, आपका पोटेंशियल अचीव करने में, सो स्टेट जो है वो एक गुड है। और उन्होंने एक फेमस कोट दी है, दैट इज़ हिंडरिंग द हिंड्रेंसेस। जो रुकावटें हैं एक इंडिविजुअल के लाइफ में, उन रुकावटों को हटाना, उन रुकावटों को रोकना स्टेट का काम है, और इसी वजह से उसे इनेबलिंग स्टेट कहा गया है। वो एक इनेबलिंग स्टेट को सपोर्ट करते हैं। और अदर थिंकर्स लाइक हॉबहाउस एंड लास्की जो है वो इस पॉजिटिव रोल को सपोर्ट करते हैं, जो कि जहाँ पर स्टेट हेल्प कर रहा है टू प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। अब हम देखते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म का थर्ड पिलर, दैट इज़ सोशल लिबरलिज्म। अब हमने देखा है कि पहले के स्टेट्स जो है, पहले के जो थिंकर्स थे वो सपोर्ट करते थे वॉचमैन स्टेट को और कहते थे कि स्टेट का इंटरफेरेंस मिनिमल होना चाहिए। वहीं पर जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो बात करते हैं एक वेलफेयर स्टेट की, एक ऐसे स्टेट की जो आपका ध्यान रखता है फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव, जो टेक केयर करता है आपकी फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव, ऐसे स्टेट की बात करते हैं। एंड एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं जो कि सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उनके वेलबींग की, और ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, जो उनके पोटेंशियल को हेल्प करे, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करे। और मॉडर्न लिबरल सपोर्ट करते हैं वेलफेयर स्टेट को, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल सके
एंड स्टेट का काम है कि वो डिसएडवांटेजेस को रिमूव करके सोशल कंडीशंस को सबके लिए फेयर बनाने की कोशिश करे। जहाँ पर क्लासिकल लिबरल्स जो थे वो सिर्फ नेगेटिव राइट्स की बात करते थे, वहीं पर पॉजिटिव जो मॉडर्न लिबरल्स हैं वो बात करते हैं पॉजिटिव राइट्स की। फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क की बात करते हैं, वो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, राइट टू डिसेंट हाउसिंग की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हाउसिंग जो है ये पॉजिटिव एक्शंस है जिसको स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए, स्टेट को इस चीज़ को देना चाहिए अपने सिटीजन्स को, यही जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं द बेवरेज रिपोर्ट इन यूके जो है वो 1942 में ये रिपोर्ट आई थी, दैट इज़ द बेवरेज रिपोर्ट, और इसने पूरी दुनिया को वेलफेयर स्टेट का मॉडल दिया था। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो आपको याद रखनी चाहिए, दैट इज़ द बेवरेज रिपोर्ट, जो कि आई थी यूके में इन द ईयर 1942, जिसने पूरे वर्ल्ड में एक वेलफेयर स्टेट का मॉडल पुट आउट किया था, जहाँ पर जो स्टेट है उस 5 मेन जाइंट्स बताए थे उन्होंने, जो कि स्टेट को रिमूव करने में आगे बढ़ना चाहिए। मेजर प्रॉब्लम्स बताई थी जो स्टेट जो है वो रिमूव करेगा, जिसमें फर्स्ट थी पॉवर्टी, फिर बात करते थे वो डिसीजेस की, दैन इग्नोरेंस, दैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, जो सिटीजन्स है वो इलिटरेट नहीं होने चाहिए, सो एजुकेशन पे फोकस करने की बात करते थे। पुअर लिविंग कंडीशंस की बात करते थे, ऐसा नहीं है कि लोग स्लम्स में रह रहे हैं, ऐसे जहाँ पर कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई वाटर डिस्चार्ज नहीं है, अच्छा एक स्लम इन्फेक्टेड एरिया, ऐसी जगहों पे नहीं रहना चाहिए। और वो बात करते थे अनएम्प्लॉयमेंट की। सो ये मेन 5 उन्होंने मेजर प्रॉब्लम्स बताई थी एक सोसाइटी की, जो स्टेट को रिमूव करनी चाहिए इस बेवरेज रिपोर्ट में। और ये बेवरेज रिपोर्ट जो है वो बनाई थी विलियम बेवरेज ने। सो इट इज़ नेम्ड आफ्टर विलियम बेवरेज, और उसने सपोर्ट करने की बात की है लोगों को फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव थ्रू आउट देयर लाइफ्स, उनको सपोर्ट करने की बात करता है। और ये जो वेलफेयर मॉडल है ये हम देखते हैं यूएसए की पॉलिसीज़ में, हमने देखा था ड्यूरिंग द रूजवेल्ट टाइम्स, एंड ये एक्सपेंड हुई थी फर्दर अंडर जॉन कैनेडी एंड जॉनसन। जॉन रॉल्स जो है वो भी सपोर्ट करते हैं एक वेलफेयर स्टेट को और रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जहाँ पर अपनी जस्टिस एज फेयरनेस की थ्योरी में वो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और बात करते हैं कि किस तरीके से अगर इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है तो वो बेनिफिट करनी चाहिए टू द लीस्ट एडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तभी एक सोसाइटी जो है वो जस्ट कहलाई जाएगी। सो ये आइडिया था सोशल लिबरलिज्म। अब हम बात करते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म के 4th पिलर की, विच इज़ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जिसको कीनीशियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, बिकॉज इसको दिया था जॉन मेनार्ड कीज ने। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमी, हमने देखा है कि क्लासिकल लिबरल्स जो हैं वो बात करते थे कि मार्केट को अकेला छोड़ दिया जाए, लेजिस फेयर की बात करते हैं, जिससे मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 20th सेंचुरी में स्टेट्स जो हैं वो अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने लगे थे, थोड़ी सी इंटरफेरेंस इकोनॉमी में देने लगे थे, बिकॉज ऑफ द 1929 वॉल स्ट्रीट क्रैश। 1929 में जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, एंड ये ग्रेट डिप्रेशन ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमीज़ हुए थे इसकी वजह से। सो ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s का, इससे जॉन मेनार्ड कीज कहते हैं ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो ये सिस्टम है जहाँ पर इकोनॉमीज़ में स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है, वहाँ पर अनार्की ऑफ इकोनॉमिक अनार्की बन जाती है, जहाँ पर स्टेट का कोई प्लान नहीं है, इकोनॉमिक का कोई प्लान नहीं, कोई मार्केट के पास प्लान नहीं है कि इकोनॉमी को किस तरीके से रन करना है, एंड जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक अनार्की है। और इस इकोनॉमिक अनार्की में अनलाइक एडम स्मिथ ने कहा था कि मार्केट जो है वो अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेता है, वैसा नहीं हुआ है, एक प्लान ज़रूरी होता है इकोनॉमी को वर्क करने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ज़रूरी है कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर करे। वो कॉन्सेप्ट देते हैं एग्रीगेट डिमांड का, और कहते हैं कि जो इकोनॉमी है वो चलती है डिमांड से। अगर सोसाइटी में प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे इकोनॉमी ग्रो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमी तब ग्रो करती है जब डिमांड होती है। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे किसी चीज़ को ख़रीदने के, तो वो डिमांड कैसे करेंगे। सो उनका ये कहना था कि सपोज़ प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन और डिमांड नहीं है, सो डिमांड नहीं है तो उस प्रोडक्शन को रोका जाएगा, क्योंकि अगर उस प्रोडक्शन को रोकेंगे नहीं तो यहाँ पर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। सो जब प्रोडक्शन रुकेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और ये साइकिल जो है वो विशियस साइकिल जो है चलती रहेगी, क्योंकि डिमांड नहीं है इस सोसाइटी में। सो उनका ये कहना था कि इम्पॉर्टेंट है कि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट की जाए। और डिमांड क्रिएट कैसे की जा सकती है, जब गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा,
इंजेक्ट करेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। सो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा एंड वो फिर से डिमांड को, सो उससे डिमांड बढ़ेगी एंड जो इकोनॉमी बंद पड़ गई है, द व्हील ऑफ इकोनॉमी जो स्लो हो गया है, वो वापस से रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। सो इसलिए वो बताते हैं कि भले ही आप बजट को डेफिसिट पे चलाओ, लेकिन अपनी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करो। अगर आप पैसा इंजेक्ट नहीं करोगे सो डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी, और जब डिमांड नहीं क्रिएट होगी तो इकोनॉमी जो है वो फिर से क्रैश कर जाएगी। और जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से पैसा इंजेक्ट करके डिमांड बढ़ाएगी, सो उनका ये कहना था कि ऐसी फिजिकल पॉलिसीज़ बनाइए जिसमें आप स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो। जो गवर्नमेंट है उसको ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए ताकि लोगों को नौकरी मिले। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं आप, रोड्स बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, या फिर लोगों को किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, सो उससे जो है लोगों के पास पैसा आएगा एंड वो डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स की, एंड इसी तरीके से जो है वो इकोनॉमी वर्क करेगी। और नेक्स्ट वो बताते हैं कि टैक्सेस को कम कर देना चाहिए। जब आप टैक्सेस को कम करोगे तो लोगों के हाथ में स्पेंडिंग मनी होगा, जब उनके पास मनी होगा स्पेंड करने के लिए तो तभी वो डिमांड कर पाएंगे एंड इकोनॉमी जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। सो ये उनका आइडिया था ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जहाँ पर वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की बात करते हैं, इन द इकोनॉमी इंजेक्ट करने की बात करते हैं पैसे को इकोनॉमी में, ताकि डिमांड क्रिएट हो सके और इकोनॉमी जो है वो वर्क कर सके। सो दैट इज़, वो स्टेट इंटरफेरेंस की बात करते हैं। वो बताते हैं कि स्टेट इंटरफेरेंस जो है वो ज़रूरी है इन एन इकोनॉमी, ताकि फिर से 1930 जैसे ग्रेट डिप्रेशन की चांसेस क्रिएट ना हो। सो केनीशियन आइडिया पे जो फर्स्ट अप्लाई किया गया था वो किया था रूजवेल्ट ने न्यू डील में, एंड ये जो है लेटर वाइडली एक्सेप्ट हो गया था इन द वेस्ट में। जो ये पॉलिसीज़ थी इसको इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, इस पॉलिसी ने बहुत हेल्प किया था इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। अब हम क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म को कंपेयर करेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो इगोइस्टिकल इंडिविजुअल की बात करता है, दैट इज़ इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, वो सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोचता है, प्लेजर और पेन, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता है। वेयर एज मॉडर्न लिबरलिज्म बात करते हैं डेवलपमेंटल इंडिविजुअल की, दैट इज़ इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ यूटिलिटी के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी डेवलपमेंट, अपने स्किल्स को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्लासिकल लिबरलिज्म यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और उधर ही मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो सपोर्ट करता है नेगेटिव फ्रीडम, दैट इज़ स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर, वेयर एज मॉडर्न लिबरलिज्म बात करते हैं पॉजिटिव फ्रीडम की, जहाँ पर आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पा रहे हो। क्लासिकल लिबरलिज्म बात करते हैं मिनिमल स्टेट की, और उसको एक ईवल बताते हैं, नेसेसरी ईवल बताते हैं, एक वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड मॉडर्न लिबरलिज्म बात करते हैं इनेबलिंग स्टेट की, और कहते हैं कि स्टेट का काम है टू हिंडर द हिंडरेंसेज। क्लासिकल लिबरलिज्म बात करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी की, लेजिस्फेयर की बात करते हैं कि स्टेट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मार्केट में, और मार्केट जो है वो अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन इनविजिबल हैंड। वेयर एज मॉडर्न लिबरलिज्म बात करते हैं मैनेज्ड इकोनॉमी की, कि स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए इन एन इकोनॉमी, ताकि जो इकोनॉमी है वो वर्क करती रहे। क्लासिकल लिबरलिज्म में है वो राइट्स बेस्ड जस्टिस की बात करते हैं, जहाँ पर राइट्स जो है वो, अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है। वेयर एज मॉडर्न लिबरलिज्म बात करते हैं जस्टिस एज फेयरनेस की, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो स्ट्रिक्ट मेरिटोक्रेसी पे चल रहा है। उनका ये कहना है अगर आपके पास कोई भी चीज़ है या फिर नहीं है, वो सिर्फ आपके टैलेंट की वजह से है या फिर आपकी जो स्किल्स हैं उसकी वजह से है। अगर आप पीछे रह जाते हैं तो वो आपने अपनी चॉइसेस जो बनाई हैं उसकी वजह से है। वेयर एज मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो पुअर के लिए कंसर्न दिखाता है, वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, वेयर एज मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म में जो इंडिविजुअल है वो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं रादर, और यहाँ पर जो है वो अल्ट्रुइज्म होता है, उसके अंदर वो एम्पैथी दिखाता है, लोगों के साथ कोऑपरेट करने की उसमें इच्छा होती है। ये जो है वो मॉडर्न लिबरलिज्म एक ऑप्टिमिस्टिक ह्यूमन नेचर की बात करता है, वेयर्स क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो एक पेसिमिस्टिक ह्यूमन नेचर की बात करता है। क्लासिकल लिबरलिज्म में इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात की जाती है, दैट इज़ मार्केट भी फ्री ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस होना चाहिए। वेयरएज मॉडर्न लिबरलिज्म में सोशल लिबरलिज्म की बात की जाती है, जहाँ पर जो स्टेट है वो इंटरफेयर करके लोगों के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस जो है वो क्रिएट कर रहा है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। दैट वॉज ऑल अबाउट मॉडर्न लिबरलिज्म। हमने देखा है कि मॉडर्न लिबरलिज्म जो है वो फोकस करता है ऑन पॉजिटिव फ्रीडम। पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं यहाँ पर हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं डेवलपमेंटल इंडिविजुअल की बात करते हैं हम, और हम इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म की नहीं बल्कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस जो है वो बताया जाता है कि ज़रूरी है एक इकोनॉमी में, ताकि वो फिर से 1930 जैसा जो ग्रेट डिप्रेशन आया है वो ना आए।
एंड ये सपोर्ट करते हैं इनेबलिंग स्टेट को, एक वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए टू रिमूव इकोनॉमिक एंड सोशल इनजस्टिस इन द सोसाइटीज़। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए स्टेट का इंटरफेरेंस ज़रूरी है। जो थिंकर्स इससे एसोसिएटेड है वो हमने देखे हैं, J.S. मिल है, देन वी हैव सीन T.H. ग्रीन, फिर हमने जॉन मेनार्ड कीन्स को देखा है जो कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंकर्स जो इससे जुड़े हुए हैं। हमने देखा है हॉबहाउस के बारे में देखा है, एंड हमने देखा है लास्की और हॉबहाउस जो है वो सपोर्ट करते हैं T.H. ग्रीन को अबाउट अ इनेबलिंग स्टेट। दिस वॉज ऑल अबाउट मॉडर्न लिबरलिज्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to the channel for more such content, informative content. And that was all. Till then, keep learning. Bye bye. Thank you.